ठीक है चलो। अब देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है ना। ये क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा? कोई बता रहा है क्या? सब पता नहीं, CLCSC सेंटर है जैसे। चलो ठीक है मैं बताता हूँ है ना। डिजिटल सिस्टम है। ठीक है। लेकिन ये शेयर्ड होना चाहिए। ठीक है। शेयर्ड होने के साथ काम तो नहीं चलेगा ना, सिक्योर भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ओपन स्टैंडर्ड पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। फिर क्या हो कि लीगल जो फ्रेमवर्क है उसमें अप्लीकेबल भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो। डिजी लॉकर हम्म। है हम्म। ना। देखो शेयर्ड है, कोई भी डाटा शेयर कर सकता है ना अपना। यस सर। वाल यस। आधार उधार सब यस यहाँ ले सर। आया है ना। सिक्योर भी है। ठीक है। स्टैंडर्ड है सबका है ना इसका। और लीगल हम्म। फ्रेमवर्क है। तुम देखो अब क्या कहते हैं, तुम डिजिटल लॉकर में यदि तेरा आधार कार्ड है और तुम यहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाओगे तो इसको लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है ना। एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आईटी एक्ट के यस अंदर सर। में। ये समझ में आया डिजिटल इन पब्लिक इंफ्रा का जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में? हम्म। इससे मुझे हम्म। याद आया, विलफुल डिफॉल्टर का कोई बता सकता है कौन कौन कंडीशन में था? अब तुम बता सकती है क्या? सब कुछ तो था, बस ये है कि उस हम्म। जानबूझ के जब वो पैसे नहीं देता आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो। हम्म। फिर जब वो अपना मनी जो पर्पस है वो उसको डाइवर्ट करता जो है। और कोलेटरल है पोटेंशियल उसको होता है बेच फिर देते भी। जो कोलेटरल थी उसको ही सेल कर दिया सर। फंड्स हो सही गए बात है, थे। कोलेटरल को सेल कर दिया। फंड को साइफंड ऑफ कर दिया है ना। जो हम्म। पर्पस था यस। उससे अलग यूज कर लिया। और और कैपेसिटी है पोटेंशियल पे होते। करने का लेकिन हम्म। पे नहीं किया। हम्म। हम्म। कंपनी में इक्विटी इन्फ्यूज कर सकता था लेकिन इक्विटी इन्फ्यूज नहीं किया है ना। हम्म। घर हम्म। गिरवी था लेकिन बेच दिया। हम्म, हम्म। ठीक है सही बात है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा में क्या नहीं आएगा बताओ? कोई कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आएगा इसमें? एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि मोबाइल को एक्सेस मिल गया अब इंटरनेट का। एक्सेस टू इंटरनेट इन मोबाइल, ये आएगा डिजिटल इंफ्रा में कि नहीं? नो। अरे बताओ। जिसके पास नहीं आना हम लोग क्या चाहिए, बात किए जिसके थे? पास। शेयर और जब भी सिक्योर्ड होना पूछा है चाहिए। कि कोई चीज होता है या नहीं होता है तो हम लोग बात करेंगे हमेशा वो कंडीशंस का। ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो इंटरनेट में, मोबाइल में इंटरनेट चलने लगना, ये क्या है? ये किसी में भी नहीं आएगा है ना। हम्म। सिक्योर होना चाहिए, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क में होना चाहिए। ठीक है। ओपन नेटवर्क पे बेस्ड होना चाहिए। ये सब तो अलग है, ये अलग है ना। मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्चुअल ये नहीं है। ये रहेगा तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल सर्विस नहीं कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। हम्म। अच्छा, ये प्राइवेट इनोवेशन को यदि इनेबल कर रहा है तो क्या ये उसमें आएगा? प्राइवेट इनोवेशन को यदि इनेबल कर रहा है तो क्या ये आएगा डीपीआई में? नहीं आना चाहिए। नहीं। बताओ। फिर अरे हाँ, आगे कुछ। इनेबल सिक्योर। करने के लिए कुछ, अरे क्यों नहीं आया होगा? हाँ कौन बोला? हाँ, उसका जवाब सही है। प्राइवेट इनोवेशन करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कुछ सिक्योर ऐप वगैरह चाहिए ना। यस। यस सर। कुछ भी चाहिए, लेकिन इनोवेशन तो तभी हो सकता है ना। लेकिन वो सर, वो ठीक है तो प्राइवेट ये इनोवेशन है, वो तो फिर पब्लिक कैसे होगी? सबके लीगल लीगल नहीं लिए होगा ना फ्रेमवर्क फिर नहीं वो। एक्सेसिबल होगा। कैसे होगी? ऐसा तो नहीं निकला था कि फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और ऐसे छोड़ो, फ्रीली मान नहीं लो कि मतलब फ्रीली एक्सेसिबल शेयर। नहीं है। नहीं भी है, लेकिन क्या है ना, कि एक्सेसिबल तो इसको बना ही सकता है ना। कितने सारे फ्रेमवर्क हैं अभी जो एक्सेसिबल है सबके लिए, लेकिन बनाया पब्लिक प्राइवेट है ना। ठीक है। अच्छा चलो मान लो कि एग्जिस्टिंग फिजिकल चीज है कुछ, जैसे मान लो कि हम आर्मी में कुछ काम करने जाते हैं, आर्मी कैंटीन जाते हैं। कैंटीन वहां गए और डिजिटल फॉर्म भरना पड़ा हमको। तो ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहते हैं, डीपीआई में, हाँ। डिजिटल पब्लिक वो तो आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में?
आएगा। आएगा। हाँ। एक क्राइटेरिया उसमें ये भी जोड़ दो कि इनेबल करना चाहिए प्राइवेट इनोवेशन। यदि वो इनेबल नहीं करता तो वो डीपीआई नहीं कहला सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो अब आते हैं इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो क्या है इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? इंडिया स्टेक, यही है ना। हम्म इसमें Yes, तीन sir. लेयर है, ठीक है। एक तो है आइडेंटिटी लेयर, ठीक है। दूसरा है पेमेंट लेयर, और तीसरा है डाटा गवर्नेंस लेयर। कोई एग्जांपल दे सकता है क्या इसका? आइडेंटिटी आधार हुआ। और नहीं। आइडेंटिटी के लिए आधार। नहीं नहीं, हाँ, डिजिटल क्यों नहीं? लॉकर आएगा क्या? हाँ, डाटा गवर्नेंस के लिए जाएगा डिजी लॉकर। पेमेंट के लिए यूपीआई, हम्म। ठीक है। यस यस सर। देखते हैं हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ही बोला मतलब। एक मिनट, दिख रहा है? नहीं, हम्म। ब्लर सा नहीं ब्लर सर, क्यों दिख बिल्कुल रहा है? नहीं। तो देखो, अब नहीं दिख रहा? हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है सर. चलो, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम का बात किए, पॉजिटिव पे सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, डेटा लोकलाइजेशन। सर देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे लिखा हुआ है, सिस्टम क्या बताना? पॉजिटिव का क्या है? ये बताया था ना कि तो 50,000 कंज्यूमर से सीधा ज्यादा यदि के चेक ऊपर। चेक यूज कर रहे हैं, यदि इससे ज्यादा ना, तो बैंक कंफर्म करवाती है कस्टमर से, ठीक है, कि क्या तो आपका है ना। ये कंफर्मेशन को ही बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम, ठीक है। चलो, कोर यस सर। बैंकिंग सॉल्यूशन, डाटा लोकलाइजेशन, वही बीएन श्री कृष्णा कमेटी एक्ट, डाटा फिड्यूसरीज, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट, पेमेंट गेटवे इम्पोज करता है। पेमेंट से कुछ नहीं, खाली गाइडलाइन की तरफ नहीं है। एनपीसीआई तो लिख दिया, नो प्रॉफिट, आरबीआई दोनों ओन्ड बाय दिस, ये तीनों लिख दिया। आरबीआई आरबीआई ये 5 लाख पर डे। सीबीडीसी मोबाइल मनी सीबीडीसी का डिफरेंस, वो चारों पॉइंट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, वो चारों पॉइंट। नियो बैंक, चारों पॉइंट, है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर सिस्टम क्या नहीं आता है वो। तो जो डोंट इनेबल प्राइवेट इनोवेशन, इसको मैंने उल्टा बनाया था। इनेबल प्राइवेट इनोवेशन से बताया ना मैंने, ठीक है। इंडिया का डीपीआई देखें लोग, है ना। इंडिया स्टेक 3 लेयर आई, इसको कोई बना सकता है क्या डीपीआई? डीप, है ना, डीआईपी कर दो, थोड़ा याद रह जाए, मेंस में भी काम आ जाए। पता नहीं कैसे पूछेंगे, कोई जानता तो है नहीं। चलो अब देखते हैं डीपीआई ग्लोबल एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ना, कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल एडवांसमेंट हो। तो बताओ डीपीआई कहाँ सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया? इंडिया, है ना। तो सारा काम मैक्सिमम इंडिया ही कर रहा होगा। इसमें पहले आया वन फ्यूचर अलायंस, है ना, ठीक है। वन फ्यूचर अलायंस ये किसका है? G20 जब इंडिया प्रेसिडेंसी था तब ये प्रपोज किए थे हम लोग, ठीक है। चलो, दूसरा आते हैं ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, ठीक है। अरे हिंदी नाम मुझे पता नहीं है इसका, क्या ही लिखूं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा लग रहा है मुझे, है ना? देख लेना उसको। तो जब G20 का वर्चुअल लीडर समिट हुआ था ना, तब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। कहते तीसरा सोशल इम्पैक्ट फंड, है ना। ये भी इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि डीपीआई को एक्सेलरेट कर सकें ग्लोबल साउथ में। और चौथा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ट्रेड एंड टेक काउंसिल, ये किसके बीच में, किसी को याद है क्या? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? यूएस. यूके। यूरोप, यूरोपियन यूनियन। हाँ, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। नेहा, चारों इनिशिएटिव बता सकती है क्या तू? क्या क्या था, कुछ जो भी बता दो। क्या दूसरा बता दो। राजेश तुम बता रहे? सर एक आभा, तो वन फ्यूचर। सोनाली, वैशाली।
वन इन लोग को फ्यूचर बोलने अलायंस दे देखा था जी। एक मिनट रुक जाने, इन लोग को सोशल बोलने दे, कोई बोल रहा है तो। कोई बोल रहा है? ठीक है बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा तो। वन फ्यूचर अलायंस देखा था G20 के टाइम पे, जब इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा था। उसके बाद हमने एक ग्लोबल हम्म रिपोजिटरी देखी थी। हम्म उसके बाद सोशल ग्लोबल इम्पैक्ट डीपीआई फंड देखा Social था। impact. वर्चुअल बैंक और सोशल ट्रेड फंड एंड वाला एक टेक्नोलॉजी सोशल इम्पैक्ट फंड था। सोशल इम्पैक्ट फंड था। ट्रेड एंड टेक्निकल चौथा ट्रेड काउंसिल एंड टेक ट्रेड ट्रेड एंड एंड टेक्निकल टेक्निकल काउंसिल ट्रेड एंड बिटवीन टेक्नोलॉजी। काउंसिल यूरोपियन बनाया था इंडिया हाँ, और यू का टेक्नोलॉजिकल था। बेटा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन है ना। यूरोपियन यूनियन। तो हम लोग यूपीआई की बात कर रहे हैं और अभी तक यूपीआई एक बार भी नहीं आया। किसी को यूपीआई का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड है कि यूनाइटेड है? यूनिफाइड 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 अच्छा यूनिफाइड है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। कौन लॉन्च किया इसको? एनपीसीआई। एनपीसीआई। NPCI. अच्छा, यहाँ पे 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सिंगल क्लिक 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस सर। Yes. 3 2. Yes. सबका आंसर हाँ है? सर टू फैक्टर टू चाहिए। फैक्टर है ना, थ्री क्यों है? कहाँ कहाँ से? से? कोई बता तो रहा है? 2 फैक्टर है। टू 2 फैक्टर है। फैक्टर। एक बार जब यस एक बार पेमेंट के लिए कंफर्मेशन, दूसरा पासवर्ड, यस सर। Yes. इसके बाद क्या करते हो? हो वैसे तो जाता है। कई हो गया ना, तो 2 फैक्टर होना चाहिए, पेमेंट थ्री डिडक्ट हो फैक्टर। जाता है। हम्म तो 2 फैक्टर हुआ है ना। अच्छा ये बताओ यस सर। कि इसको एनआरआई यूज कर सकता है क्या, यूपीआई को? यस सर। हाँ कर सकता है। यस अभी तो किया था आके। कर सकता हम्म। है। अच्छा कोई बाहर रह रहा है ना और रेमिटेंस भेजना चाहता है, तो वो भेज सकता है यूपीआई का यूज करके? यस यस। यस सर। भीम है बहुत सारे यहाँ पे। गूगल पे। सही बात है। अच्छा ये लिमिट क्या है यूपीआई का? 2 लाख था। 2 लाख 5 लाख। 5 लाख है सर। 5 लाख। 5 बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है। हम्म चलो अब आते हैं यूपीआई 1 2 3 पे, ये क्या है? ये ये वो कीपैड वाला है वाला मोबाइल्स के लिए, जो कीपैड वाले आते फीचर हैं मोबाइल। फीचर फोन के लिए फीचर है ना। फोन्स के लिए। phones के लिए। फीचर फोन के लिए ना यूपीआई 1 2 3 पे। कितने लैंग्वेज हम्म। में है ये? 22। 12 लैंग्वेज। हम्म। ठीक है चलो। और इसका कुछ लिमिट है क्या? 10,000। है सर, इसका लिमिट कितना 10,000। 1000 में अब है? बताओ यूपीआई लाइट, ये क्या है? ये वॉलेट मनी है। हाँ क्या है ना कि हाँ यूपीआई, कोई बता रहा है? तो यूपीआई से मतलब वॉलेट पासवर्ड में अपना डालने की पैसा ले जरूरत आओ। नहीं है। हाँ वॉलेट में पासवर्ड पैसा नहीं डाल लो, चाहिए किसी से इसके। पे करते रहो, हम्म है ना, नो पिन। ओपन यस। ठीक है। इसका लिमिट कितना है? 2000 वॉलेट 500 लिमिट तक। कितना है? 5,000। ओके। ठीक है। और ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है? 1,000। ठीक है, समझ में आया? हम्म। चलो अब देखते हैं यूपीआई वन वर्ल्ड। ये क्या लगता है तुमको नाम से? कोई बता रहा है इसका नाम का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? कि वो ग्लोबल ग्लोबली लेवल। ट्रैवलर कनेक्ट जो करता कि है। इंडिया में आया हुआ है ना, फॉरेन वो इसका यूज कर फॉरेन सकता है यूपीआई का। ठीक है। और यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये क्या था? क्या हो सकता है ये? यूपीआई मतलब को हुआ कि हम ग्लोबल। लोग बाहर गए हुए हैं तो एक पॉइंट ऑफ लोकेशन रहेगा जहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, और उसका कोड का यूज करके हम लोग यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, और वो भी इंडियन बैंक अकाउंट से। समझ में आया दोनों में क्या अंतर है, यूपीआई वन वर्ल्ड और यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस में? यस सर। ठीक है। करेंसी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी उसकी। हम्म ठीक है। अब बताएं प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये जो बीआईएस है ना, बीआईएस का फुल फॉर्म को बता सकता है क्या? Bureau of Indian बैंक ऑफ Settlements. इंटरनेशनल सेटलमेंट। इंटरनेशनल International. ब्यूरो है हम्म नहीं बैंक है। बैंक है बैंक। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।
हाँ, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? इसका स्विट्जरलैंड 1930। हम्म। ठीक है। अब तुम बता सकती है क्या बेसल वन टू थ्री क्या क्या था? नहीं सर, याद जो भी नहीं। याद है, जो भी याद हो। सर इसमें आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि इतने ऐसे पैसे अलग से रखने ताकि कुछ लॉस ना हो। मतलब एक तो पहले वर्ल्ड वाइड WB ने कर दिया था, उसके आधार पर इसमें आरबीआई ने भी गाइडलाइंस दी। हाँ ठीक है, वो तो तुम ठीक है। CRAR की बात कर रही है 9%। CAR 8% no sir. 9%। और ये हमने कल बताया था ना लास्ट सेशन में, यहाँ पे क्या था बासेल बेसल वन में, किसी को याद है? मिनिमम रिजर्व कितना रखना हाँ, मिनिमम पैसा कितना रिजर्व रखना है ना। है? दूसरा यहाँ पे क्या था बेसल टू में? 3 कंडीशन थी सर। हाँ, कितना हाँ, मिनिमम पैसा रखना है वो रिजर्व। दूसरा क्या था? RBI को डिस्क्लोज करना है कि क्या रिस्क है ना, बैंक डिस्क्लोज करेगा RBI को। तीसरा क्या था? कि मैनेजमेंट रोड का। मैप देगा कि रिस्क को मैनेज करने का है ना। यस सर। यही था ना। यस सर। यस सर। बेसल थ्री में क्या था? एक तो कैपिटल था, कैपिटल में दो था, किसी को याद है? कंजर्वेशन बफर था। कैपिटल जो एडिक्वेसी था। होता हाँ, एक तो तो उससे कंजर्वेशन बता बफर देते। था। और ठीक है, काउंटर बफर क्या था? साइक्लिकल। कंजर्वेशन बफर कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जितना रखते हो उससे ज्यादा पैसा रख लो, है ना। यस सर। हम्म। और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल कंजर्वेशन बफर था ना एक तो। यस सर। काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर कि जब समय अच्छा है तो पैसा बचाओ और खराब आया तो उसको खर्च करो, है हम्म। यस सर। ना, स्पेंड इट। ठीक है। एक तो फंडिंग कितना था? फंडिंग, लिक्विडिटी और लिवरेज रेशियो ही था ना। लिक्विडिटी 30 मंथ का होना चाहिए एडिक्वेट, फंडिंग और लिवरेज रेशियो भी सही होना चाहिए। किसी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का वो तीन तो याद है क्या? कंडीशन क्या क्या था? किसी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का 3 कंडीशन बताया था ना, वो याद है? कितना रिवाइज कर रहे हो, देखो वाह वाह। सर एक तो यही था कैपिटल एडिक्वेसी वाला था। फिर एक एनपीए से रिलेटेड हम्म। था। हम्म। और एक लेवरेज हमने पढ़ा था। तीसरा था लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो क्या होता है? लिवरेज की बात करें हम लोग तो कल बात किए थे कुछ पैसा। कि लोन लेके पैसा। इन्वेस्टमेंट करना, हम्म। यही हुआ ना। हाँ मतलब जितना ज्यादा होगा लेवरेज उतना खराब होगा एक तरीके से। हम्म। चलो हाँ ठीक है, वैशाली एक ही तेरा आंसर आया। हम्म। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ने से पहले बार फिर से रिवाइज कर लो। देखो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो की है, देखते हैं तुम लोग का क्या करते हो। चेक ट्रंकेशन सिस्टम बात की थे, याद है? दूसरा हम्म। पॉजिटिव पे सिस्टम, तीसरा कोर बैंकिंग यस सॉल्यूशन, चौथा डाटा लोकलाइजेशन। इसमें BN श्री कृष्णा कमेटी बैठाया था। मीटी, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यस। तो इसको मैं मीटी लिख देता हूँ। फिर DPDP एक्ट, यहाँ से डेटा फिड्यूसरीज वो सब रिस्ट्रिक्शन, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट NPCI, फिर यहाँ पे NEFT, RTGS, IMPC। इसका यूज देखो, इंटरव्यू में पूछा था दोस्त को हम्म। कि RTGS का लिमिट बताओ। ठीक है चलो, फिर क्या देखे थे हम लोग? CBDC, मोबाइल मनी और CBDC का डिफरेंस, फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट, नियो बैंक। इसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कंडीशंस 3, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सो इंडिया का DPI, इंडिया स्टेक। अच्छा, इंडिया स्टेक में बोल रहे हैं कि एक कॉमन अकाउंट खुलता है सभी सिटीजन का, मतलब कि इसे सिटीजन A है तो उसका एक अपना अकाउंट खुलेगा और उसमें सब डिपॉजिट होगा।
सिटीजन ए का 1, सिटीजन ए का 2, ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? हम्म सही होगा सर। जैसे बैंक अकाउंट खुलता है वैसे ही है, ये सही है स्टेटमेंट गलत है? हाँ सही है सर। गलत कैसे है, सही तो है। आधार तुम खोलते हो ना एक जगह पे, आधार से क्या लिंक नहीं है, यूपीआई तरह लिंक नहीं है क्या? यस सर। आधार सबका तो यूनिक है, डिजी लॉकर लिंक नहीं है, लिंक्ड है। तो फिर एक कॉमन अकाउंट खुलता है, हाँ खुलता है। वैसे भी स्टेटमेंट जनरली ऑप्शन में यदि पॉजिटिव हो ना तो उसको हाँ करके चलना चाहिए, हाँ। ठीक है। चलो फिर देखें, इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एडवांसमेंट तो वन फ्यूचर अलायंस, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, सोशल इम्पैक्ट फंड और ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। देखो ये ईयू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए, तो ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का किसके बीच में? सिर्फ ईयू नहीं है, ईयू और यूएसए के बीच में भी यही है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है। तो कुछ ही कंट्री के साथ साइन किया ईयू, उसमें से एक इंडिया भी है। फिर यूपीआई देखे, ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यूपीआई 1 2 3 पे देखे, फिर यूपीआई लाइट है ना, यूपीआई वन वर्ल्ड, यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। फाइनली बैंकिंग खत्म, ठीक है। Yes, sir. हाँ अब आते हैं, मनी एंड बैंकिंग खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। बड़ा चैप्टर था। अब आते हैं पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी का वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहले तो खाना मिलना चाहिए, फूड और न्यूट्रिशन भी, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तीसरा, एक्सक्लूजन यदि हो रहा है पॉलिटिकल एंड सोशल, ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये चार कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आदमी पॉवर्टी है, पुअर है ना, पॉवर्टी में काउंट हो जाएगा। अब दो तरह का पॉवर्टी हो सकता है, एक तो अब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितने डॉलर से कम कमा रहा है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट। $2.15 है, पहले 1.9 था, अब ये बढ़ गया है ना। ये इससे डेली कम है आया या तो मंथली है? पर डे। अरे सोचो ना, $2 मतलब इंडिया का 87 रुपीज लगभग, है ना। देख लो, तो मंथली इतना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है वैसा भी देखा मैंने कमेंट। तो $2.1 पर डे है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को काउंट करने के लिए ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक सर्वे था, रॉन ट्री सर्वे, ROUNTREE, हाँ। ये एक पर्सन था, इसने सर्वे काउंट किया था, ठीक है। और इसने कैसे पॉवर्टी कैलकुलेट किया, हेड काउंट रेशियो का यूज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि हेड काउंट रेशियो किससे बिलोंग करता है, इन्फ्लेशन से, पॉवर्टी से, एम्प्लॉयमेंट से, एक और कोई केस दे दिया है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो पता चल गया ना हेड काउंट रेशियो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, और हेड काउंट रेशियो यहाँ होगा क्या, कि कितना पीपल है बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। ये हो गया हेड काउंट रेशियो, समझ में आया। रिलेटिव पॉवर्टी तो सब जानते हैं। चलो उसको छोड़ देते हैं। अब कुछ ना एनसीईआरटी का टर्म देखते हैं जो मैंने देखा था कहीं पूछ लिया था। चलो, ऑलवेज पुअर इसका मतलब क्या होता है? ऑलवेज बीपीएल। मतलब हमेशा बीपीएल वो कहलाएगा, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन हमेशा है। यूजुअली पुअर मतलब, समटाइम्स अबव बीपीएल, समटाइम्स। Inflation और अदर फैक्टर हाँ के हिसाब मतलब से नॉर्मली है, ठीक है। नॉर्मली ये तो बीपीएल है ना, लेकिन कभी कभी ऊपर आ जाता है। चर्निंग पुअर ये क्या होता है? कभी बीपीएल होता है, कभी नहीं होता। या तो मोस्टली पुअर या तो मोस्टली अबव बीपीएल। हाँ मतलब कि आउट और इन करता रहता है, ठीक है। आउट से इन, इन से आउट, है ना।
तो ये कहलाएगा चर्निंग पुअर, ठीक है। और चौथा है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर क्या होता है? ओकेजनली बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, ओकेजनली जो सो ये बीपीएल कहलाएगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली तो ऊपर रहता है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओकेजनली अबव एक बार होंगे, ये फिर से मतलब रिपीट अबव कर होंगे रहा ना। हूँ। अरे हाँ सॉरी, हाँ अबव पॉवर्टी लाइन होना चाहिए ना ओकेजनली में। हम्म, सही बात है, यहाँ अबव पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये एनसीईआरटी का टर्म है, ठीक है। एक तो ऑलवेज पुअर, जो हमेशा बीपीएल क्या कहलाएगा, नीचे कहलाएगा। दूसरा वो यूजुअली पुअर, मतलब नॉर्मली बीपीएल है वो, ऑलवेज नहीं, है ना, कभी कभी ऊपर आ भी सकता है। चर्निंग पुअर, मतलब आउट और इन मूव करता है, ठीक है। मतलब बीपीएल बना, फिर बीपीएल से ऊपर आ गया, अब पॉवर्टी लाइन आ गया, फिर अब परसेंट फिर से नीचे चला गया, ठीक है। तो इसको चर्निंग पुअर है ना। और चौथा वो ऑकेजनली पुअर, मतलब कि ये अबव पॉवर्टी लाइन है से नॉर्मली, लेकिन कभी कभी नीचे जा सकता है, ठीक है। चलो, किसी को फिलिप कर्व याद है क्या? यस सर। या हाँ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में के देखा बीच था। में इनडायरेक्ट रिलेशन। वह प्रेस्टॉन कर्व, पर कैपिटा इनकम इनकम और साथ में इंक्रीज लाइफ मतलब एक्सपेक्टेंसी। अरे रिलेशन बताओ ना दोनों का। मतलब लाइफ इट रेजेस पर एक्सपेक्टेंसी, एंड फिर कैपिटल। आफ्टर सम टाइम लाइफ वो स्टेटमेंट एक्सपेक्टेंसी हो का जाता है। वो एक्स एक्सिस में तो लेकिन होगा। तुम लोगों ने खाली एक बताया ना, दूसरा तो किसी ने बताया नहीं। पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में था। हाँ, ये तो मैंने लिख दिया, अब क्या। चलो। तो आते हैं लॉरेंस का। अच्छा, इसके लिए थोड़ा मैथ देखना ज्यादा जरूरी है। ये दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक हो जाएगा। दिख अब गया। दिख रहा है? यस सर। यस। ठीक है, चलो। तो ये एक्स एक्सिस ये हुआ ना, और ये हुआ वाई एक्सिस है ना। एक्स में क्या है, हाउस होल्ड, और वाई में क्या है, इनकम। अब इनको लेके एक ग्राफ बनाया ऐसा, देखो, मिला दिए, ये हो गया परफेक्टली इक्वल, है ना, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का। अब आया कि यहाँ से जो डेविएशन हो रहा है ना, इसे नीचे डेविएशन हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है। मतलब डेविएशन यदि इससे ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगा या कमेगा। यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो मतलब आप सोच लो, ये बन गया डायग्राम, फिर ये बन गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रहा है या घट रहा इंक्रीज कर बढ़ रहा है। रहा है। इनक्रीज कर रहा है। है? इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये जो कर्व है ना, इसी को लॉरेंज कर्व बोलते हैं। मतलब डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को बताता है ये, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलो। अब इसी से एक टर्मिनोलॉजी जुड़ा हुआ है, गिनी कर्व, है ना, ये गिनी कोएफिशिएंट, सॉरी। हम्म, तो देखो यहाँ पे, ये जो एरिया इसके अंदर आया, इसको मार्क कर दिए हम ए, और इसके बाहर वाला का मार्क हो गया बी। तो ये इनइक्वालिटी है ना, और यहाँ पे ऑल, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट निकलेगा इसको बोलेंगे गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखो, इन वन मतलब क्या होता है, परफेक्टली इक्वल, और क्या, अनइक्वल। 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 और जीरो मतलब परफेक्टली इक्वल। परफेक्टली परफेक्टली इक्वल। इक्वल। देखो, इनइक्वालिटी और ऑल, ये यदि ऑल हो जाए तो कट जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं, इतना ही याद रखो, ठीक है। तो यही रेशियो होता है। फॉर्मूला ऐसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है इसको ना, कि फॉर्मूला पूछ लिया, आजकल यूपीएससी का भरोसा नहीं, ठीक है। जैसे पूछ सकता है ए बाय ए प्लस बी, ये सिग्निफाई कर रहा है, या बी बाय ए प्लस बी, ऐसे आ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ये एरिया में ए लिखे या बी लिखे, यदि हो सकता है इसको बी लिख दे, ए लिख दे, तो बी बाय ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। हाँ। चलो,
अब आते हैं रॉबिन हुड इंडेक्स। ये क्या होता है? किसी को पता है रॉबिन हुड किस लिए फेमस था? यस सर, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देना। यस। हम्म। तो अमीर से पैसा ले लेता था वो और गरीबों में बांटता था, ठीक है, पुअर में। तो कितना अमाउंट ऑफ मनी रिच से लेकर के पुअर में बांट जाए कि इक्वालिटी आ जाएगा, इसी को बोलते हैं रॉबिन हुड इंडेक्स, ठीक है। और ये लाइन से शो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब आता है पल्मा रेशियो। पल्मा रेशियो क्या होता है कि टॉप 10% जो अर्न कर रहा है डिवाइडेड बाय बॉटम 40% जो अर्न कर रहा है, इसका रेशियो, ठीक है, कि इनके पास कितना वेल्थ है, इसके पास कितना वेल्थ है, इन दोनों का रेशियो निकालो, उसको बोलते हैं पल्मा रेशियो। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस। ठीक है। एक बार फिर से, एक बार फिर से। ठीक है, बताता हूँ फिर से। खाली पल्मा रेशियो बताना है कि और कुछ और भी? हाँ, पल्मा रेशियो बस। पल्मा रेशियो, ठीक है, 10% डिवाइडेड बाय 40%। 10% जो टॉप में है और 40% जो बॉटम में है, उनका रेशियो। इससे क्या पता चलता है, मतलब इनइक्वालिटी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वालिटी? वेल्थ अच्छा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक। समझ में आया? हाँ। यस सर। चलो, सोशल इम्पैक्ट फंड किस लिए था अब? हाँ, तो DPI। DPI। और यूपीआई 1 2 3 किस लिए था? फीचर फोन के लिए था। फीचर फोन के लिए था। लिमिट थी उसकी 10,000। फीचर फोन के लिए। USC यूज करते हैं। 10,000 लिमिट 12 लैंग्वेजेस। 12 लैंग्वेज। चलो, सही बात है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये क्या था वैशाली? 2000 कोई दूसरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। 2021 में आया था और DFI था एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और डेवलपमेंट 1,000 करोड़ फाइनेंस का। इंस्टीट्यूशन था ना? हाँ, और 1 लाख करोड़ के लिए एक वो था। लाख करोड़ का था, ठीक है। और हम्म। अगले कुछ साल में भी तो 100% गवर्नमेंट ओन था, कुछ समय में इसको घटा के 26% कर देना था, ओके। ठीक है। का फंक्शन क्या होगा? देखो, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का सभी इंस्टीट्यूट एक टाइप का होता है, ठीक है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको फंड करना। इसको फंड करने की जरूरत क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, 15 साल लग सकते हैं कंप्लीट होने में, 20 साल लग सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, चेनाब ब्रिज, ठीक है, या फिर वो बुलेट ट्रेन, ओके। ठीक है। तुम याद करो 2014 में लॉन्च हुआ था ना बुलेट ट्रेन बनने का, हाँ। अभी तक चल ही रहा है ना, हम्म। ठीक है। तो उस आपको फंड करने के लिए नॉर्मल बैंक तो फंड नहीं कर सकता ना। ओके। चलो, अच्छा, तो हम लोग क्या क्या देखे बताओ तो? यहाँ पे लॉरेंस कौन कौन सा कर्व देख लिए? एक तो फिलिप, क्या था वो? फिलिप कर्व है ना? फिलिप कर दूसरा प्रेस्टॉन कर्व, रेस्टोन। लॉरेंज, ठीक है। अच्छा, रोबिन हुड इंडेक्स को ना हूवर इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रॉबिन हुड या हूवर इंडेक्स, ठीक है। ये 4 हो गया, और 5वां पल्मा रेशियो, इतना देखे है ना? चलो, अब आते हैं पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने का कमिटी है, स्टेट पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कुछ कमिटी के नाम लिखता हूँ ताकि थोड़ा पता चले। एक तो डांडेकर एंड रथ है ना, फिर अलग, फिर भाई की लकड़वार, अलग। ठीक है, फिर सक्सेना, फिर तेंदुलकर, फिर रंगराजन, और विवेक देवराय। इतना ही कमिटी है ना पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। देखो, एक ट्रिक है, डर लकड़हारे से, तेरा विवेक, है ना,
चरने गया का चरना वो सब समझता है ना, ग्रेजिंग है ना। ठीक है, यही ट्रिकी है। ठीक है, डर से डांडे करें रथ, जो डर गया वो अलग हो जाएगा ना, तो अलग। ठीक है, बाकी लक्कड़ हारे से तो लक्कड़वाल, से सक्सेना, तेरा को तोड़ दो तेंदुलकर और रंगराजन, और विवेक से विवेक देवर। ठीक है, यस सर। ये ट्रिक सबके लिए ठीक है ना। यस सर। किसी को लिखना है तो लिख लो। चले आगे। सारा कमिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली तेंदुलकर कमिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो यूज हो रहा है। और तेंदुलकर कमिटी मेजर कैसे करता था? कैलोरीज। पॉवर्टी फूड बास्केट से। क्या है कि कुछ कैलोरी चाहिए है ना, तो उसके लिए फूड बास्केट को डिटरमाइन कर दिया। तो रूरल एरिया में कुछ और होगा ना, या फिर स्टेट बाय स्टेट भी तो ये वैरी करेगा, क्योंकि जो वेजिटेबल यहाँ पे दिल्ली में 100 रुपए किलो है, वो कहीं 80 रुपए भी किलो हो सकता है, और कहीं 60 भी। ठीक है, और अभी कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन यूज होता है इंडियन गवर्नमेंट में? तेंदुलकर ही होता है। तेंदुलकर ही होता है। ठीक है, अब कुछ की टर्मिनोलॉजी है। यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, दूसरा मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, और तीसरा मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है ना। इसमें क्या है, 365 डेज का काउंट करते हैं। मेजर जो करेंगे पॉवर्टी का ना, वो 365 डेज का काउंट करेंगे। इसमें 365 डेज तो प्लस 30 डेज। ठीक है, और यहाँ पे 365 प्लस 30 प्लस 7 डेज, और एक वीक का भी काउंट करेंगे ना। समझ में आया? ये तेंदुलकर कमेटी के पहले जो होता था, ये तेंदुलकर में यूज किया था, और ये रंगराजन और विवेक देवरा में। ठीक, उतना जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखो बस, काफी है इतना। ज्यादा क्या ही पूछेगा, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का ये पूछ सकता है।